नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक प्रैक्टिकल टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं। आज का हमारा टॉपिक क्या है कि आपका गुड्स रास्ते में है, मेन डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचा है, लेकिन रास्ते में ही आपका ई वे बिल एक्सपायर हो जाता है। तो आप क्या करेंगे? किस तरीके से एक वैलिड डॉक्यूमेंट्स के साथ आप गुड्स का मूवमेंट कर पाएंगे? किस तरीके से आप 200% पेनाल्टी से बच पाएंगे? दोस्तों, अगर प्रैक्टिकल लाइफ में इस तरीके का केस हो जाता है तो सामने वाले को ये नहीं समझ में आता कि क्या करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जीएसटी में भी कोई इसका लीगल तरीका नहीं बताया गया है। अगर ये बिल एक्सपायर तो आप उसको एक्सटेंड भी नहीं कर सकते। तो आप किस तरीके से पेनाल्टी से बच पाएंगे? देखो, इसमें कई लोग अलग अलग तरीके से अपना ट्रीटमेंट करते हैं। कुछ लोग क्या बोलते हैं कि अगर ये बिल एक्सपायर्ड हो गया है, आपके पास वैलिड रीजन है कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, आपके पास एविडेंस है, तो आप एक्सपायर्ड ई बिल के साथ अपने ट्रक को आगे ले जाइए। अगर कोई जीएसटी ऑफिसर रोक भी लेता है तो उसको आप बता देना कि ऐसे ऐसे हो गया था, इस तरीके से हम अपने ई बिल को एक्सटेंड नहीं कर पाए, एक्सपायर हो गया, तो आपको पेनाल्टी नहीं लगेगी या 1000 रुपए की जनरल पेनाल्टी लग जाएगी। दोस्तों, ये बात बिल्कुल गलत है। देखो, तरीका बता देना, ऐसे बता देना, एक्सप्लेन कर देना, वो अलग बात है, लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ में फंसता है ना, मैं बोल रहा हूं कि पहले आपके पास वैलिड रीजन होगा। अगर ई बिल एक्सपायर्ड के साथ जीएसटी ऑफिसर ने आपके ट्रक को पकड़ लिया तो छोड़ेंगे नहीं, आपको 200% पेनाल्टी लगा ही देंगे, 129 सेक्शन में लगा ही देंगे। पहली बात, ऐसा रिस्क लेना नहीं है। और कुछ लोग बोलते हैं कि दूसरा ई बिल जनरेट कर देंगे। अब एक ही इनवॉइस नंबर का डबल ई बिल कैसे जनरेट करेंगे? तो उसके लिए बोलते हैं कि ई बिल जो इनवॉइस नंबर है, इनवॉइस नंबर में थोड़ा सा डैश लगा देंगे, कुछ चेंज कर देंगे, जिससे पोर्टल को ई बिल पोर्टल को ये ना पता चले कि सेम इनवॉइस नंबर का है, दूसरा जनरेट कर देंगे। या कुछ लोग बोलते हैं कि डिलीवरी चालान बना देंगे। अब डिलीवरी चालान सप्लाई के लिए तो डिलीवरी चालान बनता नहीं है, तो ये डिलीवरी चालान वाला भी पॉइंट और दूसरा डैश लगा के इनवॉइस नंबर पे दूसरा ई बिल जनरेट करना या एक्सपायर ई बिल के साथ अपने ट्रक को आगे ले जाना, ये सब बिल्कुल रिस्क वाला काम है। ये चीजें क्लियर नहीं है। जहां तक मैं समझ रहा हूं कि ये चीजें क्लियर नहीं है, इसमें आप बच नहीं पाओगे। फिर क्या करना चाहिए, वो थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकल पॉइंट आपको बता रहा हूं, आपको करना क्या चाहिए जो कि बिल्कुल सेफ रहेगा और ये पक्का रहेगा कि आपको वैलिड डॉक्यूमेंट्स के साथ आपका गुड्स मूवमेंट हो जाएगा। लेकिन उसमें कुछ सावधानी आपको करनी है, वो चीजें मैं बता रहा हूं। चलिए, मान लीजिए यहां का एक सप्लायर है अहमदाबाद का, और इस सप्लायर ने माल बेचा कहां? उत्तर प्रदेश, कानपुर। रिसिपिएंट कानपुर है। अब यहां अहमदाबाद से माल ट्रक में लोड हुआ और कानपुर के निकला, लेकिन रास्ते में जयपुर में ब्रेक डाउन हो गया या और कोई बात हो गई, ट्रक यहां खड़ा हो गया। अब यह ट्रांसपोर्ट ने सप्लायर को नहीं इन्फॉर्म किया, रिसिपिएंट को नहीं इन्फॉर्म किया, मतलब कुछ भी है कि ई बिल एक्सटेंड नहीं हो पाया, ई बिल एक्सपायर हो गया, एक्सपायर्ड ई बिल हो गया। अब जाना है कानपुर। अब बताइए, जयपुर से लेकर कानपुर तक एक्सपायर्ड ई बिल के साथ कोई ट्रक जा सकता है? बिल्कुल नहीं जा पाएगा, 100% पकड़ा जाएगा। अब आपको करना क्या चाहिए? देखिए, अगर जयपुर में ई बिल एक्सपायर्ड हुआ और किसी ऑफिसर ने नहीं पकड़ा है तो सबसे पहले आप काम कीजिए, ट्रक को साइड में लगा दीजिए, ट्रक को आगे बिल्कुल मत बढ़ाइए, वहीं पर रोक दीजिए। अब एक्सपायर्ड हो ही गया है तो कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट करना पड़ेगा भाई। अब ऐसा केस तो आ गया है तो इसको निकालना ही पड़ेगा, माल को तो कानपुर पहुंचाना ही है। एक्सपायर्ड बिल के साथ जाओगे तो पकड़ा जाएगा, 200% पेनाल्टी लग जाएगी, 100% लग जाएगी 200% पेनाल्टी। तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, यहां सीधा सा सप्लायर और रिसिपिएंट को दोनों को साथ में मिलना पड़ेगा। कैसे? अब देखो, जो पहला इनवॉइस बना हुआ है जिसका ई बिल एक्सपायर हुआ है, वो इनवॉइस भी रिसिपिएंट के पास जा रही है।
अब उस इनवॉइस को कैंसिल नहीं करना, कैंसिल कर भी नहीं पाओगे। 24 घंटे बाद ईबे बिल नहीं कैंसिल होता, इनवॉइस भी नहीं कैंसिल होता, कुछ नहीं। तो जो फर्स्ट इनवॉइस है, उस इनवॉइस के सामने सप्लायर क्रेडिट नोट बना देंगे। जब क्रेडिट नोट बना देंगे तो जो सप्लायर की सेल्स इनवॉइस थी उसके सामने क्रेडिट नोट बन जाएगा, तो इनकी सेल्स बराबर हो जाएगी, सेल्स खत्म हो जाएगी। उतना सेल्स डाउन, उतनी लायबिलिटी डाउन, बराबर। और ये रिसिपिएंट उस इनवॉइस की परचेज किताब में डाला, और जो सप्लायर ने क्रेडिट नोट बनाया उस क्रेडिट नोट को भी रिसिपिएंट अपनी किताब में एंट्री कर लेंगे। इससे इनकी परचेज बराबर हो जाएगी। मतलब वो जो फर्स्ट इनवॉइस थी उसका ट्रांजैक्शन दोनों सप्लायर की भी किताब में, रिसिपिएंट की किताब में बराबर, ना इधर लायबिलिटी ना इधर इनपुट, बराबर हो गए। अब सप्लायर एक नया टैक्स इनवॉइस बना देंगे, वही क्वांटिटी, वही वैल्यू, जो भी कुछ होगा, ट्रक नंबर अगर वही है तो वही ट्रक नंबर, दूसरी टैक्स इनवॉइस बना देंगे। लेकिन बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम वाला ऑप्शन ई बिल में ले लेंगे। डिस्पैच फ्रॉम दिखा देंगे जयपुर, क्योंकि एक्चुअल में ट्रक तो अब जयपुर से आगे जाएगा, माल तो जयपुर में है अभी जहां ई बिल एक्सपायर हुआ है। डिस्पैच फ्रॉम में जयपुर का एड्रेस और वहां का पिन कोड डालकर नया ई बिल, नया टैक्स इनवॉइस ट्रक के साथ दिया जाएगा, और इस वैलिड डॉक्यूमेंट्स के साथ ये ट्रक कानपुर पहुंच जाएगा। ये बिल्कुल यही तरीका है। इस अगर ई बिल आपका एक्सपायर हो रहा तो आप ये तरीका अपना सकते हैं। हाँ, लेकिन अब यहां पर पॉइंट देखो, क्योंकि पहला ई बिल तो आपके ई बिल पोर्टल पर है, वो तो सप्लाई बता रहा है, लेकिन उस ई बिल का जो आपने इनवॉइस बनाया था उसके साथ आपने क्रेडिट नोट डाल के बराबर कर दिया। अगर इन फ्यूचर कभी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट का ऑडिट होता है, और ऑडिट में क्रेडिट नोट को, डेबिट नोट को बहुत केयरफुली चेक किया जाता है। क्यों? क्योंकि भैया क्रेडिट नोट बना के आपने अपनी सेल्स कम कर ली, अपनी लायबिलिटी कम कर ली, तो वो क्रेडिट नोट का रीजन भी ऑफिसर पूछते हैं कि आपने क्रेडिट नोट क्यों बनाया, किस लिए बनाया, क्या रीजन था। तो हो सकता है इन फ्यूचर ऑडिट में ये सवाल आपसे पूछा जाए कि आपने इस इनवॉइस का पूरा क्रेडिट नोट क्यों बना दिया भाई, क्या रीजन है। तो आप जब इस तरीके का ट्रीटमेंट कर रहे हैं ना, तो आप एक एविडेंस रखिए, जहां आपका ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, जो भी रीजन से आपका ई बिल एक्सपायर हुआ, उसका एक एविडेंस रखें। मतलब ट्रांसपोर्टर से एक लेटर हेड पे लिखा लीजिए कि ये तरीका हुआ था, ऐसे ऐसे हुआ था, ई बिल एक्सपायर हो गया था, और उसको अपने फाइल में रख लीजिए। अगर इन फ्यूचर आपसे सवाल पूछा भी जाता है तो आप प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से ऑफिसर को एक्सप्लेन कर पाए कि सर इस तरीके से हुआ था, हमने ये ट्रीटमेंट किया था, इसीलिए क्रेडिट नोट बना के हमने अपनी लायबिलिटी बराबर किया, और दूसरे इनवॉइस बनाकर गाड़ी को हमने रवाना किया। और यहां पर कोई टैक्स की चोरी हमने नहीं किया, और कोई ऐसा लग भी नहीं रहा कि यहाँ कोई टैक्स का इवेजन, कोई टैक्स की चोरी हो रही है। तो आप ये तरीका अपना सकते हो। और इसके अलावा भाई आपको अगर रिस्क ही लेना है, जो भी कुछ करना है, तो आप कुछ भी करें, लेकिन कोई लीगल तरीका तो नहीं है इसमें। अगर ई बिल एक्सपायर हो गया तो बताओ किस किताब में लिखा है, किस सेक्शन में लिखा है, किस रूल में लिखा है। अगर ई बिल एक्सपायर हो गया है तो आप ट्रक को लेके जा सकते हो, और अगर ऑफिसर ने पकड़ लिया तो पेनाल्टी भी नहीं लगाएगा, कहीं नहीं लिखा है। ये चीजें जब प्रैक्टिकल लाइफ में काम करोगे तभी सामने आती है। हमारे सामने बहुत केस आया है। देखो, ई बिल एक्सपायर भी हुआ है, एक्सपायर्ड ई बिल के साथ ट्रक पकड़ा भी गया है। जो लोग बताते हैं ना कि ऑफिसर को बता देना ये रीजन था, वो रीजन था, वो सब रीजन भी बताया है, लेकिन फिर भी 200% पेनाल्टी भी भरा हुआ है, नहीं बचा है। और एक बार नहीं, कई बार हो चुका है। और ई बिल एक्सपायर्ड होगा, जो ट्रीटमेंट आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूं, इस तरीके से ट्रीटमेंट भी किया है और ट्रक को आगे ले गए हैं। तो एक प्रैक्टिकल पॉइंट था जो कि बहुत जरूरी था। अगर इस तरीके का केस आता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, एक बार बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, अब क्या करें, कैसे करें, अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो यही तरीका है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। दोस्तों, इसी तरीके से जीएसटी को बहुत ही डिटेल में समझने के लिए, सेक्शन वाइज समझने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अपलोडेड है, और प्रैक्टिकल वर्क किस तरीके से होता है सब कुछ मैं डिटेल में डिस्कस करता हूं। इस वीडियो के बारे में बताना, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।